और इस बीच एक और बड़ी खबर जिसका रुख कर लेते हैं साक्षी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जेएनयू से खबर मिल रही है। जेएनयू कैंपस में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल कैंपस में देर रात ये हंगामा हुआ। यूजीबीएम के दौरान ये हंगामा होता है। एबीवीपी और लेफ्ट के संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपस में छात्र भिड़ते हुए नजर आए। कुछ छात्र घायल बताए जा रहे हैं, जिनको सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं तस्वीरें भी सामने आई हैं। जेएनयू में सभी छात्र संगठनों द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी और इसी दौरान लेफ्ट और एबीवीपी में झड़प देखने को मिली। इस बीच ऐसे में कुछ छात्र घायल हो गए हैं और वीडियो में जेएनयू की मौजूदा छात्र संघ के अध्यक्ष और बाकी छात्रों के साथ में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर यहां पर शांत कराने की स्टूडेंट्स को पूरी कोशिश की गई। और देखिए, इससे पहले भी दोनों छात्र संघ के भिड़ने की कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं। एबीवीपी और लेफ्ट के संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एबीवीपी लेफ्ट के ऊपर आरोप लगा रहा है और लेफ्ट एबीवीपी के ऊपर इस झड़प का आरोप लगा रहा है। यूजीबीएम के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अखबारों का रुख करते 2014 से पहले देश कंगाली की राह पर था। ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह भारत का समय, एक्सपोर्ट बढ़ रहा, महंगाई इस वक्त कम हो रही है। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों का जिक्र किया। पिछले कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आए हैं कि कैसे देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर बात करें बाकी अखबारों की, तो हर अखबार में फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्सपोर्ट आज बढ़ रहा है, महंगाई कम होती जा रही है। ग्लोबल बिजनेस समिट थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ और साल 2014 से पहले देश कंगाली के राह पर था, लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी कि साल 2024 का अगर हम जिक्र करें तो तब से लेकर अब तक देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बात प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। और तमाम अखबारों में फिलहाल ये भी बताया गया जैसे कि प्रधानमंत्री ने संसद कैंटीन में सांसदों के साथ भोजन भी किया। कल जो कुछ भी दिन भर में हुआ उसका जिक्र अखबारों में किया गया। आपके पास दैनिक भास्कर है, आप बताइए। बिल्कुल महिमा, क्योंकि सांसदों के साथ में लंच का आपने जिक्र किया। यहाँ पर हेडलाइन दी गई है दैनिक भास्कर में। इसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, चलिए मेरे साथ, आपको सजा नहीं दूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कल संसद की कैंटीन में सांसदों के साथ में लंच किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ में संसद भवन की कैंटीन में लंच करने वाले 8 सांसद मौजूद रहे और सांसदों को अनौपचारिक लंच की जानकारी दोपहर 2:30 बजे फोन आने के बाद मिली थी, यानी कि प्री प्लान नहीं था। लंच के दौरान पीएम मोदी और सांसदों ने शाकाहारी भोजन खाया जिसमें दाल, चावल, खिचड़ी और रागी के लड्डू खाए गए। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रागी को, मिलेट्स को प्रमोट करते हुए भी नजर आए। लंच के दौरान एक सांसद ने जब पीएम मोदी से नवाज शरीफ की बेटी की शादी में उनकी यहां पर अनप्लान्ड यात्रा के बारे में भी बातचीत की। तो कुल मिलाकर ये लंच बहुत ज्यादा अनप्लान्ड था और अच्छा रहा और संसद की नई कैंटीन में ये लंच किया गया। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी ने कहा कि अब आपको सजा देनी है और ये कहकर पीएम मोदी ने इन सांसदों को लंच कराया। और बड़ी बात यह है कि ये सांसद सत्ता पक्ष के नहीं बल्कि इनमें विपक्ष के भी सांसद थे जिनके साथ में पीएम मोदी ने लंच किया। चावल, दाल, खिचड़ी जिसका जिक्र किया ही अभी साक्षी ने, विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए और पीएम ने एक्स पर ये तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला, कुछ दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने विभिन्न दलों के सांसदों के साथ में संसद की कैंटीन में सौहार्दपूर्ण माहौल में भोजन का आनंद लिया और सांसदों को लंच के लिए आमंत्रित करने का पीएम मोदी का अंदाज भी काफी निराला था। सांसदों से कहा कि मैं आज आपको सजा देने वाला हूं, मेरे साथ चलिए। ये सुनकर सांसद चौंक गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये पीएम मोदी उन्हें संसद की कैंटीन में लंच कराने के लिए ले जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान में त्रिशंकु नतीजे की संभावना। दरअसल लाहौर में नवाज शरीफ के पार्टी ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल नजर आया। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी की है। नवाज बोले कि हमारे पास जनादेश है। दरअसल आपको समझा देते हैं कि 265 सीटों पर नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ और अब तक जो नतीजे घोषित हुए हैं 226 सीटों पर हुए हैं। 20 ये माना जा रहा है कि जो छोटे दल हैं वो आगे चल रहे हैं। दरअसल देखिए, 265 में से 133 सीटें जरूरी है सरकार बनाने के लिए और कोई भी पार्टी चुनाव में बहुमत के करीब पहुंचते नहीं दिख रही है। और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली की 265 में से 133 सीटें जीतनी ही होंगी। और एक सीट पर चुनाव उम्मीदवार की मृत्यु के बाद यहां पर स्थगित कर दिया गया। नेशनल असेंबली की कुल 336 सीटों में से 60 में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ शरीफ परिवार और बिलावल भुट्टो की जीत नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में, क्योंकि
पूर्व पीएम नवाज शरीफ का परिवार पिछड़ रहा था। हालांकि बाद में नवाज और उनकी बेटी मरियम नवाज, भाई शहबाज शरीफ और उनके बेटे मोहम्मद हमजा को विजयी घोषित किया गया। और इसके बाद देखिए, अगर हम 26/11 हमले के सरगने के बेटे की बात करें तो उसको पाकिस्तानी जनता ने हराया है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि अभी स्पष्ट बहुमत किसी को नजर नहीं आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन सरकार बनाने का नवाज शरीफ ने आह्वान किया है। पड़ोसियों के साथ में रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। अमर उजाला की खबर है। देखिए, पाकिस्तान में सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, लेकिन हाँ, इमरान खान समर्थित जो विधायक हैं या जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। 92 सीटों पर जी, 92 तो 92। कल ये आंकड़ा 157 का माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कम हुआ और इसी को लेकर वहाँ प्रदर्शन भी शुरू हो गए। जो पीटीआई के कथित तौर पर उम्मीदवार थे उनकी ओर से प्रदर्शन भी किया गया कई जगहों पर कि धांधली हो रही है काउंटिंग में। हालांकि पाकिस्तान को यहाँ पर भी भारत का सहारा लेना पड़ा अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए कि यहाँ पर सही तरीके से ही काउंटिंग हो रही है, उसमें भी भारत का जिक्र कर देते हैं। तो गठबंधन सरकार बनाने का नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ इमरान खान भी ऐलान कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी नवाज शरीफ के पास में है नहीं बहुमत का आंकड़ा, लेकिन फिर भी न जाने किस आधार पर वो बात करें कि गठबंधन में सरकार बनाएंगे, क्योंकि इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा क्यों हुआ, क्योंकि पीटीआई की जो पार्टी के लोग थे वो अपनी चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय वो सभी पीटीआई समर्थित हैं, इमरान समर्थित हैं। ऐसे में सरकार बनाने में उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जहाँ तक बात नवाज शरीफ की आती है तो नवाज शरीफ को लेकर लोगों में नाराज़गी है। इसी का नतीजा ये है कि जो पीटीआई समर्थित उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा बढ़त मिली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिस पाकिस्तान में आमतौर पर सेम डे पर भी चुनाव में जो नतीजे रहते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, इस बार इतना वक्त क्यों लग रहा है। और यही है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं, जो कथित तौर पर उम्मीदवार हैं, क्योंकि उस चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वो पीटीआई समर्थित है, वो ये कह रहे हैं कि साहब धांधली हो रही है और जैसे जैसे धांधली हो रही है वैसे वैसे हमारा आंकड़ा कम हो रहा है। और देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले हमने देखा किस तरीके से हमले होते हुए नजर आए, इस पूरे हमलों के ऊपर निंदा की गई है अमेरिका के द्वारा। आपको बता दें कि पाकिस्तान चुनाव में हुई हिंसा की अमेरिका ने कड़ी निंदा की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का स्टेटमेंट सामने आया। चुनावों में धोखाधड़ी के दावों की जांच होनी चाहिए कहा गया है और यह भी कहा कि अगली पाकिस्तानी सरकार के साथ में काम करने के लिए वो तैयार हैं। और इस बीच अमेरिका ने चुनावी हिंसा की निंदा की, कहा अगली पाकिस्तानी सरकार के साथ में वो काम करने के लिए तैयार हैं। अखबारों में भी इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान में धांधली और छिटपुट हिंसा के आरोपों के बीच में संपन्न आम चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और के रूप में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के चुनावों के दौरान हुई हिंसा और प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करी है। खबरों में बढ़ते आगे, युद्ध रोकने को थे तैयार, यूक्रेन ने ठुकराया प्रस्ताव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बड़ा दावा फिलहाल किया है। पुतिन कह रहे हैं कि ठीक है, आप चूक गए, शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान खोजने की पेशकश हमने की थी, लेकिन फिलहाल इस तरह से जो वहाँ पर बाकी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दावा किया है कि युद्ध रोकने के लिए हम तैयार थे, लेकिन जो यूक्रेन है, यूक्रेनी सेना ने फिलहाल इसको ठुकराया। और देखिए, हर अखबार में इसका जिक्र फिलहाल किया गया है और इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। बिल्कुल महिमा, आप सही कह रही हैं, क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो चुका है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच ये जंग चल रही है, युद्ध चल रही है और कई दफा इस बात का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी किया गया है, मंच पर भी किया गया है कि ये युद्ध अब रुकना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की जो जनता है या फिर जो रूस के आवाम है उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के तमाम शहर, बड़े बड़े शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान इस युद्ध में हुआ है तो महिलाएं और बच्चे हैं। और अब जी हिंदुस्तान अखबार की अगर बात करें, देश विदेश का सेगमेंट है पुतिन की और स्टेटमेंट आपको फटाफट से बता देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन में उन्हें हराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, यूरोप और नेटो को भी रूस की ताकत का पता चल गया है और अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार भी यही बात मानते हैं कि साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही है कि पश्चिमी देशों की मदद लेने के बाद से रूस को हराया नहीं जा सकता। तो ये फिलहाल टिप्पणी ओवरऑल उनकी तरफ से। और देखिए, क्योंकि पश्चिमी देशों का महिमा आपने जिक्र किया, भास्कर में हेडलाइन दी गई है कि पश्चिमी मीडिया को रूसी राष्ट्रपति का पहला इंटरव्यू दिया गया और इस बीच उसमें यह कहा गया कि अगर अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेना भेजता है तो ये दुनिया को विश्व युद्ध की कगार पर ले आएगा।
क्योंकि हमने देखा कि लगातार अमेरिका ने यूक्रेन का सपोर्ट किया है, उसे हथियार मुहैया करवाए हैं और लगातार उसकी मदद की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग को लेकर भी बात कर लेते हैं। दक्षिणी गाजा पर इजरायली हमले की आशंका और तेज हो चुकी है। पीएम नेतन्याहू का शहर से लोगों को हटाने का निर्देश है कि रफा से आम लोगों को हटाया जाए, ये कहा गया है। इजरायली हमले में 27,947 फिलिस्तीनियों की मौत अब तक हो चुकी है और ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो रफा शहर है वहाँ से लोगों को हटाया जाए, क्योंकि जब अटैक हो रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि मिसाइल्स चल रही हैं, रॉकेट चल रहे हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान, जैसे कि चाहे हम रूस यूक्रेन की बात कर लें या फिर हम इजराइल और गाजा की बात कर लें, नुकसान आम जनता को होता है। हालांकि आतंक का सफाया करने का जिक्र यहाँ पर बार बार नेतन्याहू कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, शहरों को खाली कराया जाए। इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पूजा, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखेगा ईरान। विदेश मंत्री हसन नसरल्लाह से मुलाकात करेंगे। अमेरिका से इजराइल पर दबाव डालने का आह्वान। हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखेगा ईरान। इजरायली सैन्य चौकियों पर हमला बंद कर देंगे, हिजबुल्लाह ये कह रहा है। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है। देखिए, बड़ी बात यह है कि अभी हमने खबर बताई आपको कि हिजबुल्लाह का हमला रहा, और अब बड़ी बात यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम तो हिजबुल्लाह के साथ में रहेंगे, क्योंकि अभी जिस ड्रोन अटैक का जिक्र हमने किया था कि ड्रोन हमला हुआ, उसमें लोगों की जान नहीं गई, इस बात की सूचना मिली, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया, एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद में अब जाहिर तौर पर अगर इजराइल के ऊपर कोई हमला कर रहा है तो इजराइल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये सिलसिला लगातार जारी है। हमास की जरा देखिए, इस तरह सोचिए, 2023 में अक्टूबर के महीने में जो हमास ने हमला बोला इजराइल पर, उसके बाद से हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग जा रहे हैं, और अब हिजबुल्लाह की एंट्री लगातार तब से है, और अब हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक का भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। और देखिए, इस बीच अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर बता दें, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनावों में 97 करोड़ वोटर्स होंगे, यानी कि 97 करोड़ वोटर्स कुल मिलाकर वोट करने के लिए एलिजिबल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि 97 करोड़ मतदाता इस बार मतदान करने वाले हैं, और इसमें 2 करोड़ नए वोटर्स होने वाले हैं। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता, यानी कि उनकी काउंटिंग बढ़ी है पिछले 5 साल में। भास्कर के हवाले से ये डेटा आपको हम बता रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर नए वोटर्स इस बार 2 करोड़ होने वाले हैं, और 97 करोड़ लोग एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, और इस बात की जानकारी सामने आ गई है। खबरों में बढ़ते आगे, फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में हलचल काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। 11 फरवरी को अशोक चौधरी के घर पर बैठक सूत्री जानकारी दे रहे हैं। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। जेडीयू ने अपने विधायकों की घेराबंदी की और पटना बुलाए गए जेडीयू के सभी विधायक। आज मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर लंच होने वाला है। तो देखिए, लगातार हलचल इस वक्त बिहार की राजनीति में तेज होते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, और उससे पहले लगातार जो भी पार्टी है अपने विधायकों को बुलाया जा रहा है, लंच पर बुलाया जा रहा है। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया कि 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो जेडीयू की अगर बात की जाए तो अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू करते हुए नजर आ रहा है, और ऐसे में जेडीयू के सभी विधायकों को फिलहाल पटना बुलाया गया है, और आज मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भी लंच। और चलिए एक और बड़ी खबर बता देते हैं आपको। छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिली है। खत लिखकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और ये दावा किया गया है कि खत लिखकर उनको ये धमकी दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कैसे इस पूरे मामले में जांच की जाती है। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या कुछ वजह पूजा इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि छगन भुजबल, आज ये भी कहा जा रहा था जरांगे, क्योंकि आज अनशन पे बैठने वाले हैं, तो उसमें भी छगन भुजबल का नाम सामने आ रहा था। देखिए, जो मनोज जरांगे की मांग है उस पर ऐतराज़ है छगन भुजबल को, क्योंकि ओबीसी नेता माने जाते हैं, और उनका ये कहना है कि ओबीसी लोगों के हकों पर ये डाका होगा। तो ऐसे में छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिली है, और खत लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और अब आगे बढ़ते बात वन नेशन वन इलेक्शन की। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने आम आदमी पार्टी और आरपीआई के साथ चर्चा की है। डी राजा से हुई व्यक्तिगत बातचीत। सीपीआई महासचिव डी राजा से व्यक्तिगत बातचीत हुई है। आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता के साथ में भी बातचीत हुई है। अब देखिए, बात अगर कीजिए आम आदमी पार्टी की, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी ने इस पर अपना ऐतराज़ जताया, और उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में वो नहीं है। ऐसे में समिति अब बातचीत कर रही है। जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में बातचीत की जा रही है। तो एक तरफ सीपीआई महासचिव से बातचीत यहाँ पर हुई, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की आपके साथ में भी चर्चा हुई है, पंकज गुप्ता के साथ में बातचीत हुई है, जिसमें उनका जो अपना लॉजिक है, यानी जो उनके अपने तर्क हैं, उनको जांचा परखा जा रहा है।
अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में भारत और म्यांमार बॉर्डर सील करने का विरोध हो रहा है। मिजोरम और नागालैंड के सीएम भी केंद्र के फैसले के खिलाफ में नजर आ रहे हैं। अब बड़े आंदोलन की तैयारी में कई सारे संगठन इस बीच नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर में भारत और म्यांमार के बॉर्डर को सील का विरोध किया जा रहा है फिलहाल।